हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, हम सीटेट के पेपर 2 साइंस के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जैसे जब तक पेपर नहीं होते मैं इस चैनल के ऊपर आपको रोज़ वीडियोस जो है पेपर 1, पेपर 2 मैथ्स की, ईवीएस की और साइंस की, यहाँ पे वीडियोस जो है वो आपको रेगुलर बेसिस पे मिलेंगी प्रैक्टिस करने के लिए। आप जैसे ही कंसेप्ट पढ़ते हो आपको साथ के साथ क्या करने होते हैं, जो क्वेश्चंस हैं उनको भी प्रैक्टिस करनी होती है। तो हम यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे क्या करेंगे, इस चैनल के ऊपर इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे जब तक आपके पेपर नहीं हो जाते। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना है, ताकि जैसे ही मैं वीडियोस अपलोड करूँ आप उसे आसानी से देख सको। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है, वी कैन मेक डैश विच कैन बी स्टोर्ड एंड एंजॉयड थ्रू आउट द ईयर। ऐसी कौन सी चीज़ होती है जिसको हम क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं और पूरे साल जो है उसको एंजॉय भी कर सकते हैं। तो फ्रूट सैलेड है, चपाती है, पिकल है या ऑल ऑफ दीज है। तो आपको इसमें से पहले आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज कर लिया करो, आप खुद से इनके आंसर्स जो है वो टिक करने की कोशिश करना। अगर आप खुद से सही आंसर टिक कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आपको रेगुलर बेसिस पे तो पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे नहीं पढ़ते तो भूल जाना कि आपका सीटेट का पेपर होगा क्लियर, क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। पेपर आसान आता है, नो डाउट, कोई टफ पेपर नहीं है ये। ठीक है, लेकिन बस आपको यही होता है कि कंसिस्टेंसी बना के रखनी है, रेगुलर बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करते हुए चलना है, तो ही आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो पाएंगे। तो इनमें से आप पॉज करके देख लो कि कौन सा आंसर इसका सही है। तो फर्स्ट का जो ऑप्शन है वो कौन सा है आपका, सी, यानी पिकल। पिकल जो होता है वो क्या होता है हमारे पास, यानी अचार जो होता है आप उसको पूरे साल क्या कर सकते हो, स्टोर करके रख सकते हो। और कितने भी साल, एक साल क्या मतलब कितने भी साल आप उसको आसानी से स्टोर करके रख सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आप, जैसे आपको पता ही है कि इसमें ऑयल बहुत ज़्यादा होता है, कुछ लोग सिरका डालते हैं इसके अंदर। ठीक है, जिससे क्या होता है कि ये जल्दी ख़राब नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यील्ड वुल। आपको बताना है इनमें से कौन से ऐसे जानवर हैं जो कि वुल यानी ऊन जो है उसको नहीं देते हैं। तो याक से हमें ऊन नहीं मिलता, कैमल से नहीं मिलता, गॉट से नहीं मिलता या वुली डॉग से नहीं मिलता। तो आपको देखना है इनमें से कौन से आपको वुल नहीं मिलता। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा कि वुली डॉग जो होते हैं उनसे हमें वुल नहीं मिलता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा ये। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द क्रॉप्स गिवन ड्यूरिंग द राबी सीजन। राबी सीजन की जो क्रॉप्स हैं वो कौन कौन सी है हमारी। तो इसमें दे रखा है ब्लैक ग्राम एंड सोयाबीन, व्हीट एंड मस्टर्ड, मेज एंड पिजन पी, पैडी एंड कॉटन। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास मेज और पिजन पी। ठीक है, ये हमारे क्या हो जाएंगे, करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे इसके। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ केमिकल सब्सटेंस दैट इज यूज फॉर द स्कल्पचरिंग मटेरियल्स एंड इन अ गॉज बैंडेजेस, दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ। तो आपको बताना है कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो केमिकल सब्सटेंस होता है किसका, जो कि यूज़ किया जाता है हमारे पास मटेरियल्स को बनाने के लिए, है ना, जो कुछ ऐसे हार्ड मटेरियल्स होते हैं उनको बनाने के लिए, या फिर मूर्ति वगैरह जो होती है ना उनको बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। गॉज बैंडेजेस, जैसे आपने देखा है किसी इंसान को चोट लग जाती है, हड्डी वड्डी टूट जाती है, तो उस कंडीशन पे क्या होता है, डॉक्टर जो होता है उसको बैंडेज लपेट लेता है। ठीक है, मतलब उसके ऊपर प्लास्टर चढ़ा देता है। तो वो प्लास्टर जो होता है वो क्या होता है, उस जहाँ हड्डी टूटी हुई होती है ना वो उसके ऊपर इसलिए चढ़ाया जाता है ताकि वो हिले ना। अगर वो हिलेगी तो वो वापस से फिक्स नहीं हो पाती है। तो इस प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो क्या होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। तो अब आप इसमें से देखो कि कौन सा हार्डेस्ट सब्सटेंस है। मैग्नीशियम क्या हार्डेस्ट सब्सटेंस है, नहीं है। ठीक है, एल्यूमिनियम उतना हार्ड भी नहीं है। सोडियम तो आपको पता ही है कि वो इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है कि आप उसे नाइफ के साथ भी कट कर सकते हो। तो बचा कौन हमारा, कैल्शियम। कैल्शियम जो होगा वो इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। फिफ्थ क्वेश्चन है इसके ऊपर, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड इज ऑल्सो कॉमनली नॉन एज। हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड जो होता है वो उसका कॉमन नेम क्या होता है। स्टील कहते हैं इसे, आयरन कहते हैं, रस्ट कहते हैं या फिर टेफ्लॉन कहते हैं। देखो हाइड्रेटेड का मतलब क्या होता है, हाइड्रेटेड का मतलब जिसके ऊपर बार बार पानी लगे, यानी वो गीला होता रहे। तो गीला आयरन जो होता है मतलब उसका वो क्या बन जाता है, स्टील बन जाता है वो, नहीं बिल्कुल नहीं। आयरन तो रह ही नहीं सकता। अगर वो आयरन रह रहा होता तो फिर उसे आयरन ऑक्साइड क्यों कहते हैं हम। टेफ्लॉन बिल्कुल नहीं बन सकता। तो क्या बचा आपका, रस्ट। ठीक है, जब भी हमारे पास लोहे के ऊपर क्या होता है, बार बार नमी या आर्द्रता जो होती है वो अटैक करती रहती है, तो वो क्या हो जाता है हमारा, हिंदी में बोले तो उसे क्या हो जाता है, संक्षारित हो जाता है। ठीक है, और इंग्लिश में हम उसे क्या कहते हैं, रस्ट बोलते हैं, यानी जंग लगना बोलते हैं उसी को। ठीक है,
नेक्स्ट की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रिक्शन इन अ फ्लोइंग फ्लूइड इज कॉल्ड। ठीक है, जो हमारे पास कोई भी फ्लूइड जो कि बह रहा है, ठीक है, मतलब फ्लो कर रहा है, उसके अंदर जो फ्रिक्शन होता है उसको क्या कहते हैं? तो फ्लूइड के लिए फ्रिक्शन आपने ये किसके अंदर पढ़ा होगा? 11th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? ये देखो, डेंसिटी कहलाता है, सरफेस टेंशन कहलाता है, कैपिलरी एक्शन कहलाता है, या फिर विस्कोसिटी कहलाता है। ठीक है, तो फ्लोइंग फ्लूइड के ऊपर कभी भी अगर फ्रिक्शन लगता है तो उसको हम क्या कहते हैं? विस्कोसिटी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कहता है नेक्स्ट है हमारा विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेस रिकेट्स इन ह्यूमंस। कौन सी ऐसी विटामिन होती है जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से, डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? कमी, जिसकी कमी हो जाने की वजह से क्या होता है? ह्यूमंस के अंदर एक बीमारी होती है जिसका नाम होता है रिकेट्स। तो कौन सा विटामिन हो सकता है? विटामिन के होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन ए होता है, या फिर विटामिन सी होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? 7th का अगर हम देखें तो विटामिन डी होता है, यानी सनलाइट की वजह से। रिकेट्स कौन सी बीमारी होती है हमारे पास? ये हमारे पास एक ऐसी बीमारी होती है जिसके अंदर हड्डियां जो होती है वो क्या हो जाती है? लचीली हो जाती है। ठीक है, यानी बहुत ही ज़्यादा इतनी ज़्यादा मुलायम हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है कि वो बेंड होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? रिकेट्स। इसलिए बोला जाता है कि विटामिन डी लेनी है तो सन की रेज में आपको, सन की लाइट में जाके खड़ा होना चाहिए कुछ टाइम तक के लिए। सनलाइट लेनी भी ज़रूरी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दोपहर की सनलाइट लोगे तो उसमें आपको विटामिन डी मिल जाएगा। आपको सुबह की सनलाइट लेनी होती है, जो हल्की हल्की किरण आती है उसके अंदर से निकलता है विटामिन डी, वो आपको लेनी होती है, वो हेल्पफुल होती है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमसे आस्क द चिल्ड्रन टू वॉच दैट बर्ड्स कैन मूव देयर नेक वेरी ऑफन। आपको क्या करना होता है बच्चों से? जैसे कि इसने बोला कि बच्चों से आप पूछो कि बर्ड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? बार बार अपनी गर्दन को ना इधर उधर घुमाते रहते हैं। आपने देखा होगा, नोटिस भी किया होगा कि वो बर्ड्स जो होती हैं वो बार बार अपनी गर्दन को आगे पीछे करती रहेंगी या फिर साइड में ऐसे करती रहती है। देयर पॉसिबल आंसर्स फॉर द रीजन ऑफ दिस विल बी। तो इसका पॉसिबल रीजन क्या हो सकता है? आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है जिसकी वजह से बर्ड्स जो होती है वो अपनी गर्दन को आगे पीछे मूव करती है या फिर साइड में मूव करती रहती है? तो इसका ऑप्शन क्या हो सकता है हमारा? तो देखो, दे कैन फ्लाई, वो उड़ना चाहती हैं इसीलिए अपनी गर्दन को मतलब आगे पीछे ऐसे करती होंगी। ठीक है, द बर्ड्स आई आर फिक्स्ड, बर्ड्स की जो आंखें होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं, वो हिलती नहीं है। जैसे हमारी आंखें जो होती हैं वो इधर उधर मतलब आप घुमा सकते हो अपनी आंखों को, लेकिन बर्ड्स जो होती हैं उनकी आइज़ जो होती है वो क्या होती है? फिक्स्ड होती है। द बर्ड्स हैव अ स्मॉल आई, बर्ड्स की जो आंखें होती है वो छोटी छोटी होती है ना। देयर ईयर्स आर कवर्ड विद फीथर्स। ठीक है, अब देखो बात किसकी हो रही है? आखिरकार उसके नेक की हो रही है, और इसने बोला है कि उनके कान जो होते हैं वो उनके फीथर्स यानी पंखों से ढके हुए होते हैं पूरी तरीके से, इसलिए क्या वो अपनी गर्दन को बार बार ऑफ्टन इस तरीके से मूव करती रहती है, ऑफन मूव करती रहती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि उनकी आइज़ जो होती हैं वो क्या होती है? फिक्स्ड होती है। अब जब किसी की आंखें जो है वो फिक्स्ड होंगी तो ये क्या करना पड़ेगा? उसे अपनी बार बार जो गर्दन होगी उसको क्या करना पड़ेगा? उसे मूव करना पड़ जाएगा। ठीक है, इस वजह से बर्ड्स जो होती है वो अपनी गर्दन को बार बार मूव करती रहती है। नेक्स्ट की तरफ देखें अगर हम, द एंथर कंटेन्स, एंथर अपने अंदर क्या कंटेन करके घूमता है? सेपल्स, ओव्यूल्स, कार्पल्स, पोलन ग्रेन्स, क्या होते हैं आखिरकार एंथर? अगर जिन्हें पता होगा कि जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होते हैं हमारे बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, और दूसरे जो होते हैं वो कौन से फ्लावर्स होते हैं? यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, तो जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं उसके अंदर दो पाए जाते हैं। ठीक है, दो पार्ट पाए जाते हैं। एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं फीमेल पार्ट, है ना, और एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं उसका मेल पार्ट। तो जो फीमेल पार्ट होता है उसके अंदर तो बेसिकली ओवरी होती है, ठीक है, स्टाइल होता है, ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन जो इसका मेल पार्ट होता है जिसके अंदर स्टेमेन होते हैं आपके पास, ठीक है, उसी में क्या पाया जाता है? एक एंथर पाया जाता है। तो एंथर के अंदर आखिरकार क्या होते हैं? ठीक है, तो एंथर के अंदर होते हैं आपके पॉलन ग्रेन्स, यानी पराग कण होते हैं। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स होते हैं ये। ठीक है, ये यहीं पे बनते हैं, फिर उसके बाद फीमेल वाले पार्ट के अंदर जाते हैं वो, फिर उसके वहाँ पे क्या हो जाते हैं? ये फर्टिलाइज होते हैं और फिर आगे ये सीड्स वगैरह फॉर्म्ड करना शुरू कर देते हैं। 10th क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ दीज इज नॉट एन इन्फेक्टियस डिजीज। ऐसी कौन सी बीमारी है इसके अंदर जो कि संक्रमित नहीं है? संक्रमित रोग आपको पता ही होंगे कौन से होते हैं। ऐसे रोग जो कि किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने से
एक पर्सन को फैलती है उसको बोलते हैं हम इन्फेक्टियस डिजीज या ठीक है या संक्रमित रोग। तो इनमें से कौन सी है? डायबिटीज़ हो सकती है, मिजिल्स हो सकते हैं, मलेरिया हो सकती है, कॉलेरा हो सकती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? डायबिटीज़। डायबिटीज़ हमारे पास ऐसी बीमारी होती है जो आपकी बॉडी के अंदर जब इंसुलिन जो होता है हमारे पास हार्मोन वो प्रॉपर अमाउंट में शुगर को रेगुलेट नहीं कर पाता तो आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस होते हैं। तो ये किसी भी टाइप की इन्फेक्टेड डिजीज़ नहीं है, क्योंकि आपको ये किसी और इंसान से नहीं हो रही, ये आपकी बॉडी में खुद से ही होती है। ठीक है, अगर आपका इंसुलिन नाम का हार्मोन जो है वो सही से काम नहीं करेगा तो आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एविज आर द वार्म ब्लडेड एनिमल एंड हैव अ डैश हर्ट। आपको बताना है कि जो हमारे एविज वर्म है, ठीक है, वर्म का मतलब क्या होता है? कीड़ा। ठीक है, ये हमारे पास एक ब्लडेड एनिमल्स है, इनके अंदर कितने हर्ट के कितने चैम्बर वाला हर्ट होता है। जैसे हमारा हर्ट जो होता है वो 4 चैम्बर्स का होता है, तो इनका हर्ट कितने चैम्बर्स का होगा? तो 4 चैम्बर्ड का होगा, 2 चैम्बर्ड होगा, 5 चैम्बर्ड होगा या फिर 3 चैम्बर्ड होगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ए, जो कि 4 चैम्बर्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, तो आपको देखना है इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है? बिल्कुल। एबिलिटी टू लिफ्ट थिंग्स विद अ मैग्नेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या किसी भी चीज को जो कि आप चुंबक से उठा रहे हो, ठीक है, क्या वो एक कॉन्टैक्ट फोर्स हो सकता है? कॉन्टैक्ट फोर्स आपको पता ही होंगे, जैसे कि कॉन्टैक्ट फोर्स कैसे होते हैं? जब हम किसी भी चीज़ के कॉन्टैक्ट में आते हैं, ठीक है, मतलब संपर्क में आते हैं, तो वो होते हैं हमारे कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे कि मस्कुलर फोर्स होते हैं हमारे, ठीक है, वो सारे के सारे क्या होते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं। इस तरीके से आपको देखना है कि किसी भी चीज़ को उठाना किसकी सहायता से, वो भी मैग्नेट की सहायता से, क्या वो हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स हो सकता है? ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो क्या हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है या नहीं होता? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? फर्स्ट एंड थर्ड हो जाएगा। ये दोनों जो है वो क्या होते हैं? आपके नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें अगर हम 13 की, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज डैश ऑफ इट्स वेट ऑन द अर्थ। ये तो बच्चे बच्चे को भी पता होता है कि मून के ऊपर जो आपका वेट है वो अर्थ के वेट का कितना हो जाता है। जैसे मान के चलो कि एक इंसान जो है अर्थ पे कितना है हमारे पास? 72 इसका जो हमारे पास न्यूटन का है। ठीक है, मान के चलो कि उसका वेट जो है 72 न्यूटन है। तो जो मून पे इसका वेट है वो कितना हो जाएगा आखिरकार? तो वो क्या होता है हमेशा ही इसका 1/6 पार्ट होता है, यानी कि 12 न्यूटन का इसका वेट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन कितना हो जाएगा? 1/1/6 पार्ट होता है इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट की हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट विद रिगार्ड द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। तो मैग्नेटिक लाइंस जो होती हैं उनके लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो है वो सही है वो आपको बतानी है। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ अ फोर्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। मैग्नेटिक लाइंस जो के बीच का जो फोर्स होता है, मैग्नेटिक लाइंस का जो फोर्स होता है वो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता। ठीक है, ईच लाइन इज क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूस कर्व, दे आर क्राउडेड नियर द पोल्स वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग। क्या ये हमेशा ही क्या होती है? पोल्स के ऊपर यानी ध्रुवों के ऊपर क्या होता है? हमेशा ही जाके क्राउडेड हो जाती है, यानी इकट्ठा होना शुरू कर देती है। क्या ऐसा होता है? अगर ऐसा होता है तो देखते हैं कि आखिरकार फोर्थ हमारे पास जो है वो इसकी स्टेटमेंट क्या है। तो फोर्थ स्टेटमेंट देख लेते हैं हम। इसमें फोर्थ स्टेटमेंट है ही नहीं, 3 ही स्टेटमेंट्स हैं। तो इसमें देखो ये ऑप्शन आपका कौन कौन सा सही हो सकता है। तो पहला हमने पढ़ा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। दूसरा ऑप्शन क्या था कि दूसरे ऑप्शन में क्या था कि ये क्लोज्ड और कॉन्टिन्यूस लूप होती है। तीसरा ऑप्शन क्या था हमारा? तीसरा ऑप्शन था कि ये जो होती है पोल्स के ऊपर जाके क्राउडेड हो जाती है। तो आपको बताना है कि पहला ऑप्शन सही है और दूसरा ऑप्शन सही है, पहला या तीसरा सही है, दूसरा या तीसरा सही है, पहला दूसरा और तीसरा सही है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो पहला ऑप्शन भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है और तीसरा भी करेक्ट है, क्योंकि ये हमेशा क्या होता है पोल्स के ऊपर जाके क्राउडेड हो जाती है, सारी की सारी एक जगह क्या हो जाती है? इकट्ठा हो जाती है। ऐसे अगर आप देखोगे तो ये सब की सब क्या हो जाती है? इकट्ठा होना शुरू हो जाती है पोल्स के ऊपर जाके। और ये हमेशा क्या होता है? क्लोज्ड और कॉन्टिन्यूस लूप बनाता है, ये ऐसा गोला बनाता है ये। ठीक है,
और हमें पता है कि ये एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट भी नहीं करती है, तो तीनों ही लाइंस जो है वो क्या हो जाएंगी, यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगी आपकी, ठीक है। अब नेक्स्ट 15 क्वेश्चन कहता है हमसे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज 285, देन फाइंड इट्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। आपको क्या करना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाइंड करने के लिए ये आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखा है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हम किसी भी एलिमेंट का, किसी भी तत्व का के प्रोटोनों का नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं। आपको भी पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपने फाइंड कर सकते हैं। आप इनको प्लस कर लो, 2 और 8 10 हो गए, 15 हो गए, है ना। तो यानी हमारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आए वो कितने आ गए हमारे पास, वो आ गए आपके 15। तो प्रोटॉन भी कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे, ठीक है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट की अगर हम बात करें यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट be placed in front of the concave mirror such that the image of the object is the same size as the object। ठीक है, तो आपको बताना है कि आखिरकार ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना चाहिए। कनकेव मिरर कौन सा होता है, अवतल दर्पण के सामने, कि इमेज की जो हमारे पास साइज है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, हमारे पास ऑब्जेक्ट की ही साइज के इक्वल हो जाए। तो फोकस ऑन, ठीक है, फोकस ऑन एफ, यानी एफ के ऊपर रख देना चाहिए हमें, बिटवीन कर्वेचर सी एंड फोकस, यानी जो हमारे पास कर्वेचर है, वक्रता है, वक्रता केंद्र के ऊपर और फोकस के बीच में रख देना चाहिए, बिटवीन फोकस एफ एंड पोल, यानी हमारे पास फोकस और ध्रुव के बीच में रख देना चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर एट, ठीक है। या फिर हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ले जाके रख देना चाहिए, यानी वक्रता केंद्र के ऊपर ले जाके रख देना चाहिए। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। इसमें ना आपको टेबल याद करनी पड़ जाएगी, ठीक है, ताकि आपको पता चल सके कि कब हमारे पास ऑब्जेक्ट की जो साइज होता है वो इमेज की साइज के हमेशा इक्वल बनता है। वो सिर्फ एक ही कंडीशन होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि अगर आपने कभी इसकी इमेज बनाई होगी तो ये ना इमेज कुछ ऐसी बनती है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होता हुआ जाती है ना अगर लाइट, तो वो वापस भी किस पे होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस जाएगी। तो हमेशा क्या होती है, इसी पॉइंट के ऊपर बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही बनेगी। तो जितने साइज का आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा होगा उतने ही साइज की क्या बनेगी, इसकी इमेज बनेगी, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अ डाइजेस्टिव एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज इज द सलाइवा बीइंग डाइजेशन ऑफ। अब देखो आपको बताना है कि जो हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, ठीक है, जो हमारा पाचक एंजाइम होता है, सलाइवरी एमाइलेज जिसका नाम होता है, इन द सलाइवा, जो कि किसके अंदर पाया जाता है, हमारे सलाइवा के अंदर पाया जाता है, हमारी लार के अंदर पाया जाता है। तो आपको बताना है बीइंग डाइजेशन ऑफ, आखिरकार वो किस चीज़ का डाइजेशन करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है, फैट का डाइजेशन करता है, या फिर न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन करता है। तो किस चीज़ का डाइजेशन करता है वो भाई आखिरकार। तो 17 क्वेश्चन है हमारा और इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है, ठीक है, ध्यान रखना आप इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, द डैश इज द मोस्ट कॉमन यूनिट फॉर मेजरिंग ओजोन कंसंट्रेशन। जो हमारे पास ओजोन की कंसंट्रेशन है उसको हम आखिरकार किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, किस तरीके से माप सकते हैं। तो चेन के थ्रू माप सकते हैं, रॉड के थ्रू माप सकते हैं, या फिर स्टैचू माइल के थ्रू माप सकते हैं, या फिर डॉप्सम यूनिट के थ्रू माप सकते हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, डॉप्सम यूनिट, इसके थ्रू क्या किया जाता है, ओजोन जो होती है उसकी कंसंट्रेशन को मापा जाता है, ठीक है, उसकी यूनिट है ये, ठीक है, कॉमन यूनिट है हमारे पास किस चीज़ को मापने के लिए, ओजोन की कंसंट्रेशन को मापने के लिए, ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज़ को। तो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, एन इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड। ऐसी कौन सी इमेज होती है जिसको आप स्क्रीन के ऊपर देखते हो, जैसे आप मूवी देखने के लिए जाते हो, ठीक है, तो वो रियल तो होती नहीं है ना, वो कौन सी इमेज होती है आपकी, वो वर्चुअल इमेज होती है। वो रियलिटी में तो आपको वहाँ पे जो मूवी के अंदर लोग दिखाई दे रहे हैं वो तो है नहीं ना, तो वो कौन सी इमेज है उनकी, वर्चुअल इमेज है, ठीक है, समझ आ गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एलिमेंट इज 18 और 20 रेस्पेक्टिवली, इट्स मास नंबर इज। तो आपको बताना है कि आखिरकार मास नंबर इसका क्या होगा। तो जो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, बेसिकली इसका जो मास नंबर होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के ऊपर, न्यूट्रॉन्स के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसका मास नंबर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एलिमेंट इज 18 एंड 20 रेस्पेक्टिवली, इट्स मास नंबर इज। तो आपको बताना है कि आखिरकार इसका मास नंबर क्या होगा, जिसमें आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी है और न्यूट्रॉनों की संख्या दे रखी है। तो आपको बताना है कि इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी। तो देखो ध्यान रखना कि जो हमारे पास मास नंबर होता है वो हमेशा कैसे निकाला जाता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को प्लस करके निकाला जाता है। और आपको भी पता है कि प्रोटॉन किसके इक्वल होते हैं, इलेक्ट्रॉन के नंबर के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रोटॉन की संख्या कितनी दिखाई दे रही है, 18, और न्यूट्रॉन की संख्या आपको पहले ही दे रखी है 20। दोनों को आप प्लस करो कितना आ जाएगा, 38 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया आपको यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साइंस विच नीड टू नो बिफोर द लर्निंग साइंस। आपको बताना है कि इसके अंदर से की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है साइंस का वो कौन सा है जिसको आपको पढ़ने से पहले जानना होता है। ठीक है, तो पहला है साइंस एक्सप्लेन सुपर नेचुरल मैथ्स एंड द नेचुरल वर्ल्ड अराउंड अस। तो साइंस जो होती है वो सुपर नेचुरल मैथ्स क्या होते हैं, हमारे पास अवधारणाएं जिसको हम कहते हैं। ठीक है, नेचुरल वर्ल्ड जो कि हमारे संसार के अंदर बहुत टाइम से उपस्थित है। साइंस इज अ कलेक्शन ऑफ एविडेंस ऑफ हैपनिंग्स दैट अटेम्प्ट्स इज अंडरस्टैंड हैपनिंग्स थ्रू एनालिसिस, टेस्टिंग एंड वेरिफिकेशन। ठीक है, तो ये सेकंड ऑप्शन है हमारा। थर्ड कहता है साइंटिस्ट वर्क ऑन टेस्टिंग ऑफ आइडियाज एंड वेरीफाई दोज आइडियाज विच विद द हेल्प ऑफ एविडेंसेस जनरेटेड और कलेक्टेड। तो आपको बताना है इन तीनों में से आखिरकार कौन सी चीज़ जो है आपको पहले पता होनी चाहिए, जब आपको साइंस पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन या तीसरा ऑप्शन। तो पहला और दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा। तो कौन सा ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका बी। ठीक है, सेकेंड और थर्ड। साइंस जो होती है वो हमेशा क्या करती है, एविडेंसेस को कलेक्ट करती है। ठीक है, अटेम्प्ट करती है कि आखिरकार क्या हुआ है, ठीक है, और क्या होने वाला है, किसके बेसिस पे, एनालिसिस, टेस्टिंग और वेरिफिकेशन के बेसिस पे। ठीक है, साइंटिस्ट जो होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, आइडियाज़ को टेस्ट करते हैं, वेरीफाई करते हैं, किसके बेसिस पे, एविडेंस जो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और जो जनरेट किए जाते हैं और साथ ही जो कलेक्ट किए जाते हैं उनकी सहायता से। ठीक है, तो सेकंड और थर्ड जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, व्हाट रोल डज लर्निंग साइंस प्ले इन डेवलपिंग रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल। आपको बताना है कि साइंस जो होती है वो किसी भी ह्यूमन को, किसी भी इंसान को रिस्पॉन्सिबल बनाने में क्या सहायता करती है, किस तरीके से मदद करती है, किस तरीके से भूमिका निभाती है। इट इनकरेज इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर एंड अनएथिकल प्रैक्टिसेस। देखो इररिस्पॉन्सिबल आ गया हमारे पास, बात हम किसकी कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल की, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। दूसरा कहता है इट प्रमोट्स अ डिसरिगार्ड्स फॉर द इम्पैक्ट ऑफ साइंटिफिक नॉलेज ऑन सोसाइटी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि ये क्या करती है, डिसरिगार्ड्स को प्रमोट करती है ना, डिसरिगार्ड्स इम्पैक्ट को साइंटिफिक नॉलेज के लिए सोसाइटी में हमारे प्रमोट करती है। ऐसा तो नहीं करती हमारी साइंस, है ना, फिर भी हम देख लेते हैं आखिर। सी ऑप्शन है इसका, इट फॉस्टर अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द एनवायरनमेंट एंड एथिकल कंसिडरेशन। देखो ये अच्छा लग रहा है सुनने में, है ना, क्योंकि ये क्या करती है, हमारे सेंसेस को, ठीक है, फॉस्टर करती है हमारे सेंसेस को, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, एनवायरनमेंट और एथिकल कंसिडरेशन के लिए। ठीक है, डी ऑप्शन कहता है इट फोकसेस स्लोली एंड इंडिविजुअल अचीवमेंट एंड पर्सनल गेन। ठीक है, इसके बारे में हम बात नहीं कर रहे, कुछ अच्छा तो लग भी नहीं रहा। ठीक है, तो हम सी ऑप्शन की तरफ जाएंगे, क्योंकि सी में हमें दिखाई दे रहा है कि हम रिस्पॉन्सिबल बन रहे हैं, किसके लिए, अपने लिए ही नहीं बन रहे, हम पूरे समाज के लिए, पूरी दुनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल बन रहे हैं, अपने एनवायरनमेंट को लेके, अपने एथिकल कंसिडरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल बन रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं। 23 क्वेश्चन कहता है प्रोसेस वैलिडिटी इन आइडियल साइंस करिकुलम रेफर्स टू। तो आपको बताना है कि प्रोसेस वैलिडिटी जो होती है वो आइडियल साइंस के अंदर करिकुलम में क्या बताती है, किस चीज़ को रेफर करती है। द करिकुलम दैट प्रमोट्स द वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी, ऑब्जेक्टिविटी, कोऑपरेशन। देखो हमें इतना तो पता है कि जो NCF था उसके रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग जो साइंस होती है वो हमें ऑनेस्टी, ऑब्जेक्टिविटी और कोऑपरेशन के बारे में तो बताती है, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसके बारे में, प्रोसेस वैलिडिटी के बारे में। ठीक है, तो ध्यान रखना, कुछ लोग इसको भी मार्क करके आ जाएंगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन टिक करने हैं। ठीक है, बस बी ऑप्शन है, साइंस शुड बी प्लेस्ड इन अ वाइडर कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लर्नर्स एनवायरनमेंट।
सी ऑप्शन कहता है द कंटेंट एंड पैडागोजिकल प्रैक्टिसेस शुड विद इन द कॉग्निटिव रीच ऑफ द चाइल्ड। सिंपल सी बात है कि पैडागोजिकल प्रैक्टिसेस आपको ऐसे ही करवानी चाहिए जो कि बच्चे के लेवल के हिसाब से हो, ठीक है, कॉग्निटिव रीच तक हो। डी ऑप्शन कहता है द करिकुलम दैट नर्चर द नेचुरल क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी ऑफ द चाइल्ड इन साइंस। देखो ये अच्छा लग रहा है, ये इन सब में सबसे अच्छा। तो हमें पेडागोजी में क्या करना होता है, सबसे अच्छी ऐसी लाइन आपको, ऐसा ऑप्शन आपको चूज करना होता है जो कि इस ऑप्शन को, इस क्वेश्चन के आंसर्स को क्या कर दे, सेटिस्फाइड कर दे, ठीक है। तो इनमें सबसे अच्छा ऑप्शन हमें कौन सा देखा, ये वाला देखा, क्योंकि यहाँ पे बच्चा क्या है, एक्टिव है, ठीक है। तो जहाँ पे बच्चा भी क्या हो सके, क्रिएटिव दिखे, आपको क्यूरियोसिटी दिखे उसके अंदर, या कुछ खुद से कुछ डेवलप करता हुआ दिखे, ठीक है, तो वो ऑप्शन क्या हो जाता है हमारा, बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि हम बच्चे को हमेशा क्या बना के रखना होता है, एक्टिव पार्टिसिपेंट बना के रखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कहता है हमसे द क्राइटेरियन ऑफ प्रोसेस वैलिडिटी ऑफ साइंस करिकुलम रिक्वायर्स दैट। जो हमारे पास प्रोसेस वैलिडिटी है उसके लिए क्राइटेरिया बताना है, साइंस के करिकुलम में क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या रिक्वायरमेंट्स है उसकी। साइंस द करिकुलम बी इन्फॉर्म्ड बाय अ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। क्या साइंस करिकुलम को आपको क्या करना चाहिए, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देना चाहिए। करिकुलम मस्ट कन्वे सिग्निफिकेंट एंड साइंटिफिकली करेक्ट कंटेंट। करिकुलम को क्या करना चाहिए, सिग्निफिकेंट होना चाहिए, साइंटिफिकली करेक्ट होना चाहिए, कंटेंट उसके अंदर प्रॉपर डले हुए होने चाहिए। क्या ये चीज़ बताती है हमारी प्रोसेस वैलिडिटी, ये क्राइटेरिया है क्या प्रोसेस वैलिडिटी का। नेक्स्ट देखते हैं हम आखिरकार। नेक्स्ट ऑप्शन कहता है साइंस बी प्लेस्ड इन अ वाइडर कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लर्नर्स एनवायरनमेंट। अगेन वही आ गया, लर्नर शुड बी एंगेज्ड इन अ प्रोसेस दैट लीड टू जनरेशन टू साइंटिफिक नॉलेज। अब देखो यहाँ पे हमें बच्चा क्या दिख गया, एंगेज्ड होता हुआ दिखा, ठीक है, मतलब खुद से कुछ करता हुआ दिखा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, लर्नर शुड बी इंगेज्ड। उसको क्या करना चाहिए, हमें लर्नर्स को इंगेज करना चाहिए इन प्रोसेसेस दैट लीड द जनरेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, जिसके अंदर वो खुद से ही क्या कर सके, साइंटिफिक नॉलेज को जनरेट कर सके। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्योंकि प्रोसेस वैलिडिटी की बात की गई है। प्रोसेस का मतलब क्या होता है, आपको प्रोसेस समझ में आनी चाहिए कि प्रोसेस का मतलब क्या होता है। देखो हम जब से हमारा लर्नर सेंटर अप्रोच हुई है, तो तब से हम किसके ऊपर बात करते हैं, हम प्रोसेस के ऊपर ज़्यादा बात करते हैं रादर देन प्रोडक्ट के ऊपर। हम प्रोडक्ट के ऊपर इतना ध्यान नहीं देते, हम देखते हैं कि बच्चा जो है वो किस प्रोसेस से, किस तरीके से सीख रहा है। उस बच्चे की सीखने की प्रोसेस को देखा जाता है, क्या सीखा है उसने, ठीक है। उस प्रोडक्ट के बारे में हम अभी बात नहीं करते हैं, हम सिर्फ ये देखते हैं कि बच्चा आखिरकार सीखेगा कैसे, किस मेथड से, खुद से जनरेट करके जितना ज़्यादा अच्छे से सीख पाएगा वो आप दूसरा उसके दिमाग में उस चीज़ को ठूसोगे, उसमें नहीं सीख पाएगा वो, ठीक है। तो हम यहाँ पे किसके, प्रोसेस ओरिएंटेड हमारी अप्रोच चल रही है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच हमारी खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि यहाँ पे कहाँ पे भी प्रोसेस की बात हो रही है, ठीक है, कहाँ पे बच्चा खुद से प्रोसेस कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स डिस्क्राइब द नेचर ऑफ साइंस। आपको बताना है इसमें से सबसे कम जो है वो नेचर ऑफ साइंस के बारे में कौन सी लाइन बता रही है। जहाँ पे भी ये नेगेटिव वर्ड्स दिखाई दे, आपको इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से टैकल करना होता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है द डेवलपमेंट ऑफ द साइंटिफिक नॉलेज इन्वॉल्व्स इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी। ये बात बिल्कुल सही है कि साइंटिफिक नॉलेज जो होती है वो आपकी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी से ही डेवलप की जा सकती है, ठीक है। A scientific theory to be acceptable must be verified by the relevant observations and experiments. साइंस की जो साइंटिफिक थ्योरी होती है वो हमेशा तब भी एक्सेप्ट की जाती है जब वो वेरीफाइड हो, उसके ऑब्जर्वेशंस बिल्कुल सही हो, या फिर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। वेरीफाइड होनी चाहिए किससे, रेलेवेंट ऑब्जर्वेशन से और एक्सपेरिमेंट से। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। साइंस क्या होता है, जिसका प्रूफ है हमारे पास, ठीक है। साइंस उसी चीज़ को मानती है जिसका हमारे पास प्रूफ है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, गुड साइंस एजुकेशन मस्ट बी अंडरस्टैंडेबल एंड शुड बी इन कॉग्निटिव रीच ऑफ चाइल्ड। देखो बार बार वही बात हो रही है कि साइंस की एजुकेशन आपको उसी हिसाब से देनी होती है कि बच्चा जिस हिसाब से समझ सके। अब ऐसा तो नहीं है ना कि सेकेंड क्लास के बच्चे को आप क्या करोगे, 8th क्लास की बुक का जो कंसेप्ट है वो आप पढ़ाना शुरू कर दोगे। आप ऐसा नहीं कर सकते, या 8th क्लास के बच्चे को आप एकदम से विस्कोसिटी पढ़ा दो, क्या उसको समझ आएगी वो चीज़ें, नहीं समझ आएगी। तो आपको क्या करना होता है, साइंस एजुकेशन आपको ऐसी देनी होती है बच्चे को जो कि उसकी कॉग्निटिव रीच पे हो,
ठीक है, जो बच्चे का लेवल है, मेंटल लेवल है, वहाँ पे वो टैकल कर सके जाके। नेक्स्ट डी की हम बात करें तो डी ऑप्शन कहता है साइंटिफिक लॉज एंड थ्योरीज वंस एस्टैब्लिश्ड रिमेन्स एब्सोल्यूट एंड स्टैटिक इंटरनल। ठीक है, डी ऑप्शन कहता है साइंटिफिक लॉज एंड थ्योरीज वंस एस्टैब्लिश्ड रिमेन्स एब्सोल्यूट एंड स्टैटिक इटर्नल। देखो, साइंटिफिक लॉज और थ्योरीज जो होती है वो अगर एक बार एस्टैब्लिश कर दी जाती है तो क्या वो हमेशा के लिए ही वहाँ पे स्थिर हो जाती है? क्या उसमें हम कोई चेंज नहीं करते? क्या हम उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं करते? तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता। साइंस के अंदर आपने देखा है कि कल कोई दूसरा आ जाता है और उसके लॉज को क्या कर देता है, मतलब बिल्कुल नकार देते हैं, वो लोग मना कर देते हैं, क्योंकि उसने क्या कर दिया है, दूसरा अपना जैसे लॉ लेके आ गया है सिद्ध करने के लिए। ठीक है, और उसने प्रूफ दे दिया उस लॉ को सिद्ध करने के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाता है। फिर इसी वजह से हम कहते हैं कि साइंस के अंदर रोज नई खोज होती है, रोज नए लॉज बनते हैं, रोज नए लॉज जो होते हैं वो टूटते भी हैं। तो साइंस क्या है हमारे पास, स्टैटिक तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और स्टैबल एकदम से रिमेन्स एब्सोल्यूट भी नहीं होती। ठीक है, कई चीज़ें हम क्या करते हैं अपनी इमेजिनरी के बेसिस पे लेके चलते हैं। जैसे अगर हम बात करें, जिस टाइम पे एटॉमिक स्ट्रक्चर्स की बात हुई थी उस टाइम पे भी क्या हुआ था, उन लोगों ने इमेजिन ही तो किया था कि हमें सबसे पहले थॉमस ने आके यही तो बताया था कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, एक हमारे पास क्रिसमस की पुडिंग की तरह होते हैं। ठीक है, पुडिंग के अंदर जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स उसी की तरह एम्बेडेड होते हैं उसके अंदर। तो ये क्या थी, उसकी इमेजिनेशन थी, जिससे वो अपनी थ्योरी को क्या कर रहा था, कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे ही साइंटिस्ट आते चले और उसकी थ्योरी जो है उसको बाद में मतलब मना करते चले गए, और लास्ट में जो हमारे पास नील बोर्स थे उन्होंने बताया कि एटॉमिक स्ट्रक्चर जो होता है वो किस तरीके का होता है। ठीक है, तो स्टैटिक तो बिल्कुल भी नहीं है, तो इस वजह से डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, कि किस तरीके से हमें क्वेश्चंस जो है उनको समझ के किस तरीके से करना होता है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।